ये कहानी है लालच, धोखे और जंग के। एक ऐसी जंग जिसने भारत की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सिर्फ इतिहास का कोई पुराना किस्सा नहीं है, बल्कि ये वो कहानी है जिसने दुनिया की सबसे अमीर कंपनी को घुटनों पर ला दिया और एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिस पर सूरज कभी नहीं डूबता था। हम बात कर रहे हैं दो ऐसी कंपनियों की जो उस दौर के कई देशों से भी ज्यादा ताकतवर थी। सोचिए, उनकी अपनी फौजें थीं, अपने कानून थे और वो अपने सिक्के चलाती थीं। और इनके बीच की लड़ाई सिर्फ मसालों पर कब्जे के लिए नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई थी हिंदुस्तान के मुस्तकबिल पर, यानी कि भविष्य पर मुकम्मल कंट्रोल के लिए। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 16वीं सदी से। उस जमाने में यूरोप के लिए भारत के मसाले सोने और चांदी से भी कहीं ज्यादा कीमती थे। काली मिर्च को तो काला सोना कहा जाता था, और जिसके पास लौंग, दालचीनी और जायफल जैसे मसाले होते, दौलत और ताकत उसी के कदम चूमती थी। तो जाहिर है, जो भी इन मसाला रूट्स पर कब्जा कर लेता, यूरोप की सारी दौलत उसकी हो सकती थी। पहले तो पुर्तगालियों ने इस खजाने पर हाथ साफ किया, लेकिन अब समंदर पर एक नई और ज्यादा बेरहम ताकत दस्तक दे रही थी। ये थे डच। हॉलैंड के ये व्यापारी पुरानी ताकतों को उखाड़ फेंकने और मसालों के पूरे कारोबार पर अपना एक छत्र राज कायम करने के इरादे से आए थे। और उनके पास एक ऐसा हथियार था, एक ऐसा आइडिया था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। इसका नाम था वेरेनेग्ड ओस्टिंडिशे कंपनी, जिसे हम VOC के नाम से जानते हैं। ये दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी थी। जी हां, पहली MNC। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी। अपनी ताकत के चरम पर VOC के पास 150 से ज्यादा कारोबारी जहाज और 40 जंगी जहाज थे, जो उस वक्त कई देशों की नौसेनाओं से भी बड़ी ताकत थी। ये एक कंपनी के भेष में पूरा साम्राज्य था। और उन्होंने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल बड़ी बेदर्दी से किया। एक एक करके उन्होंने पुर्तगालियों के ठिकानों को उखाड़ना शुरू किया। मसूलीपट्टनम से लेकर मलक्का और श्रीलंका तक मसालों के हर जरूरी रास्ते पर उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया। उन्होंने पुलिकट में गैलरिया जैसा बड़ा किला बनाया और अपने खुद के सोने के सिक्के चलाने शुरू कर दिए। ये एक साफ ऐलान था, संदेश सीधा था, हम यहां सिर्फ बिजनेस करने नहीं, बल्कि हमेशा के लिए राज करने आए हैं। पर वो इस खेल में अकेले नहीं थे। वहीं दूर इंग्लैंड नाम का एक छोटा सा द्वीप भी इस दौलत की दौड़ में शामिल हो चुका था। शुरुआत में तो डचों की विशाल ताकत के सामने अंग्रेज कहीं नहीं टिकते थे, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिसे आप सबसे कम आंकते हैं, अक्सर वही सबसे बड़ा दांव खेल जाता है। 31 दिसंबर साल 1600 महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब के साथ व्यापार करने का शाही फरमान दिया। कौन जानता था कि कागज का ये एक टुकड़ा आने वाली 2 सदियों के लिए भारत की तकदीर लिखने वाला था। अब देखिए, डचों के एकदम उलट अंग्रेजों का शुरुआती नारा था व्यापार, जमीन नहीं। वो ताकत से ज्यादा डिप्लोमेसी से अपने पैर जमाना चाहते थे, लेकिन मुनाफे की भूख और सत्ता का नशा वक्त के साथ हर नारे को बदल देता है। तो अगले करीब 150 सालों तक भारत का पूरा समुद्री तट इन 2 कॉरपोरेट ताकतों के बीच एक ठंडे युद्ध का मैदान बना रहा। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो खुले मैदानों में कम और फैक्ट्रियों, बंदरगाहों और राजाओं के दरबारों में ज्यादा लड़ी जा रही थी। दोनों की स्ट्रैटेजी में भी जमीन आसमान का फर्क था। डच इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर अपनी मोनोपोली बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। वहीं अंग्रेजों ने समझदारी दिखाई। जब उन्हें लगा कि वो मसालों की दौड़ में पीछे रह गए हैं, तो उन्होंने अपना फोकस भारतीय मेनलैंड पर शिफ्ट कर लिया। उन्होंने सूती कपड़े, नील और रेशम के व्यापार में अपना भविष्य देखा, और ये एक छिपा हुआ खजाना साबित हुआ। धीरे धीरे, जैसा कि इस नक्शे में दिख रहा है, भारत का तट इन दोनों की फैक्ट्रियों से भरता चला गया। ये व्यापार की एक ऐसी शतरंज थी जहां हर फैक्ट्री एक मोहरा थी और हर सौदा एक नई चाल। और फिर वो साल आया जब इस खेल की आखिरी और सबसे खूनी चाल चली जानी थी। साल था 1759। ठीक 2 साल पहले प्लासी की लड़ाई जीतकर अंग्रेज बंगाल के बेताज बादशाह बन चुके थे। उनकी बढ़ती ताकत देखकर डचों को अपना भविष्य अंधेरे में नजर आने लगा। उन्होंने फैसला किया कि अब अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ने का वक्त आ गया है, और यही उनकी आखिरी और सबसे बड़ी गलती साबित हुई। नवंबर 1759, जगह थी बंगाल की हुगली नदी। डचों ने अपने हेडक्वार्टर्स बटाविया से अपनी सबसे बड़ी नेवी को बुलवा लिया।
हवा में बारूद और एक बड़े तूफान की आहट थी। यहीं इसी नदी पर यह तय होना था कि भारत में अगली सबसे बड़ी यूरोपियन ताकत कौन होगी। डच जहाज जब हुगली नदी में दाखिल हुए तो उन्हें अपनी जीत का पूरा भरोसा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका सामना रॉबर्ट क्लाइव की चालाक रणनीति से होने वाला है। अंग्रेज पहले से तैयार थे और उन्होंने नदी के किनारे घात लगाकर हमला बोल दिया। नतीजा हैरान करने वाला था। कर्नल फोर्ड की एक छोटी सी टुकड़ी ने जमीन और पानी दोनों पर डचों की विशाल सेना को रौंद कर रख दिया। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक कॉरपोरेट साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील थी। बेदारा की लड़ाई ने भारत में डचों की ताकत की कमर ही तोड़ दी। इस एक लड़ाई ने भारतीय उपमहाद्वीप की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। एक ताकत के सपनों का अंत हुआ और दूसरी ताकत के साम्राज्य की शुरुआत। बेडारा की हार के बाद डच भारत में फिर कभी एक मिलिट्री खतरा नहीं बन पाए। वो बस व्यापारी बनकर रह गए और उन्होंने अपना पूरा ध्यान इंडोनेशिया पर लगा दिया। मैदान अब अंग्रेजों के लिए पूरी तरह से साफ था। अब उन्हें चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा था। जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये साफ साफ दिखाते हैं कि सत्ता का पलड़ा कैसे एक ही झटके में झुक गया। डचों की ताकत लगभग खत्म हो गई और अंग्रेज अब भारत की इकलौती और सबसे बड़ी यूरोपीय ताकत बन चुके थे। एक कंपनी जो व्यापार के लिए आई थी, अब हिंदुस्तान पर राज करने के रास्ते पर निकल पड़ी थी। तो बेदारा की लड़ाई ने भारत से एक यूरोपीय ताकत को तो बाहर कर दिया, लेकिन एक दूसरी, कहीं ज्यादा बड़ी और शातिर ताकत के लिए दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया। और सवाल आज भी वही है कि एक लुटेरे का जाना और दूसरे का आना, क्या यह भारत के लिए वाकई को जीत थी? इस पर सोचिएगा जरूर।